साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना जरूरी है, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं जानते। इस साल यानी 2024 को बिहार के ऐतिहासिक जेपी आंदोलन के 50 साल पूरे हो रहे हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, जयप्रकाश नारायण को आप जानते हैं। उनकी पत्नी प्रभावती उन्हें जेपी कहकर बुलाती थी और बाद में जयप्रकाश नारायण को पूरा हिंदुस्तान जेपी के नाम से ही जानने लगा। जेपी जो थे वो पंडित नेहरू के बहुत करीबी थे। पंडित नेहरू उनको भाई कहते थे, जेपी भी उनको भाई कहकर बुलाते थे, और उसी रिश्ते थे। जयप्रकाश नारायण जो थे वो इंदिरा गांधी को इंदू कह के बुलाते थे। तो एक समय जयप्रकाश नारायण इस देश की सक्रिय राजनीति में थे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य भी थे। उन्होंने अमेरिका जाकर शिक्षा हासिल की थी, लेकिन बाद में राजनीति से उनका मोह भंग हो गया और वे सक्रिय राजनीति से दूर हो गए और सर्वोदय आंदोलन में शामिल हो गए। सर्वोदय आंदोलन में भी जयप्रकाश नारायण ने बड़े बड़े काम किए। उनका एक बहुत बड़ा काम हुआ 1972 के आसपास। उन्होंने चंबल घाटी के खूंखार डकैतों का आत्मसमर्पण करवाया। जेपी से मिलने पटना के उनके कदम कुआं स्थित मकान चंबल का सबसे खूंखार डकैत मोहर सिंह आया था, जिस समय मोहर सिंह को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर सरकार ने 10,000 रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। तो जेपी सक्रिय राजनीति से दूर पटना के कदम कुआं में अपने छोटे से मकान में रहा करते थे। 1972-73 के ही आसपास इंदिरा गांधी उनसे मिलने पटना आई और इंदिरा गांधी ने उन्हें भारत का राष्ट्रपति बनने का ऑफर दिया। अब साथियों, आप जानते हैं कि दुनिया ऐसी है कि यहाँ मुखिया बनने के लिए भी मारामारी हो जाती है। पंचायत के चुनाव में 10 मरे 20 घायल हो जाता है, और भारतवर्ष के राष्ट्रपति का पद उनको देश की प्रधानमंत्री ऑफर कर रही थी, लेकिन जयप्रकाश ने कहा कि नहीं इंदू, मैं राष्ट्रपति नहीं बन सकूंगा, मुझे मुजफ्फरपुर के मुसहरी गांव में कुछ काम करने हैं, और उन्होंने राष्ट्रपति का पद ठुकरा दिया। 1974 आते आते बिहार में छात्र आंदोलन शुरू हो गया था। इसके पहले इससे मिलता जुलता आंदोलन गुजरात में हुआ था, जिसे नव निर्माण आंदोलन कहते थे। गुजरात में उस समय एक मुख्यमंत्री था चीमन भाई पटेल, जो बहुत ही भ्रष्ट मुख्यमंत्री था। उसे लोग चीमन चोर कह के पुकारते थे, और उसी के खिलाफ नव निर्माण आंदोलन शुरू हुआ था। गुजरात के आंदोलन के असर से ही बिहार में भी छात्रों का बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो गया। उस समय बहुत सारे मुद्दे थे। महंगाई का मुद्दा था, भ्रष्टाचार का मुद्दा था, इस तरह के बहुत सारे मुद्दे थे, और छात्रों के बिहार भर में प्रदर्शन होने लगे। बाद में छात्रों को लगा कि इस प्रदर्शन के लिए उनको एक बड़ा नेतृत्व चाहिए, बड़ा नेता चाहिए, तो वो लोग जयप्रकाश नारायण के शरण में पहुंच गए। जेपी ने उनकी बातें सुनी, उनके सामने कुछ शर्तें रखी, और शर्तों को मान जाने के बाद जेपी ने स्वीकार कर लिया कि वे इस छात्र आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। साथियों, जून 1974 में पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण की रैली हुई। ये रैली आज तक के इतिहास में गांधी मैदान में सबसे बड़ी रैली मानी जाती है। आप जानते हैं कि गांधी मैदान इतना बड़ा मैदान है कि उसका एक हिस्सा भरना भी बड़ी बात समझा जाता है, लेकिन जयप्रकाश नारायण की इस रैली में तिल धरने की जगह नहीं थी। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, मुख्यमंत्री बिहार के अब्दुल गफूर थे, और इंदिरा गांधी ने गफूर को फोन पर आदेश दिया था कि जयप्रकाश नारायण की इस रैली को विफल बना दिया जाए, फेल कर दिया जाए। तो बिहार के मुख्यमंत्री जो अब्दुल गफूर थे, उन्होंने पटना आने वाली जितनी सड़कें थी, बख्तियारपुर से जो सड़कें आती थी, हाजीपुर की तरफ से जो आती थी, सारी सड़कों पर बैरिकेडिंग लगवा दी थी, बांस बल्ले लगवा दिए थे, जिससे कोई गाड़ी पटना नहीं पहुंच सके। लेकिन गफूर साहब का भूगोल थोड़ा कमज़ोर था, ज्योग्राफी कमज़ोर था। गफूर साहब भूल गए थे कि पटना जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, और सारी बैरिकेडिंग के बावजूद
सैकड़ों नावों में भर भर के देहाती क्षेत्रों से भी लोग पटना पहुंचने लगे। गंगा के किनारे नावें लगती और वहां से वो लोग पैदल चल पड़ते गांधी मैदान की ओर। उसी रैली में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, टोटल रिवॉल्यूशन का नारा दिया था। और उस रैली की अध्यक्षता की थी लालू यादव ने। लालू यादव उस समय पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ करता था। और ऐसा कहते हैं कि लालू यादव ने ही मंच पर जयप्रकाश नारायण को लोक नायक की उपाधि दी थी और उसके बाद जयप्रकाश लोक नायक के नाम से पूरे देश में मशहूर हुए। साथियों, ये जो 74 का साल था उसमें मैं बच्चा था। नेचुरल है कि 50 साल पहले तो मैं बच्चा ही था। और मैं बेगूसराय में रहता था। बेगूसराय में मेरे जो बाबूजी थे वो एडीएम थे, एडीएम रैंक ऑफिसर थे। उन दिनों बेगूसराय नया नया जिला बना था और बेगूसराय में भी जयप्रकाश नारायण आंदोलन पहुंच चुका था। उस समय एक गीत बहुत मशहूर हुआ था जिसकी 3-4 पंक्तियां मैं आपको अभी सुनाता हूं। जयप्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है। जयप्रकाश का बिगुल बजा तो जाग उठी तरुणाई है। तिलक लगाने तुम्हें जबानों क्रांति द्वार पर आई है। आज देख ले कौन निकलता भ्रष्टाचार मिटाने को, बर्बरता से लोहा लेने सत्ता से टकराने को। आज देख ले कौन रचाता मौत के संग सगाई है। तो ये बहुत ज़बरदस्त गीत था और इस गीत को सुनकर मैं बच्चा था तभी बिल्कुल जोश से भर जाता था। तो इस तरह जयप्रकाश आंदोलन, जेपी आंदोलन फैलता चला गया। उन्हीं दिनों पटना में जो अभी आप इनकम टैक्स गोलंबर देखते होंगे, वहाँ एक बड़ी मूर्ति है जयप्रकाश नारायण की मूर्ति। उसी जगह पर एक बहुत भीषण पुलिस लाठीचार्ज हुआ था जिसमें जयप्रकाश नारायण मरते मरते बचे थे। आप जानते हैं कि जयप्रकाश 1974 तक आते आते बुजुर्ग हो चुके थे। 72 साल उनकी उम्र थी और उनकी किडनी जो थी वो फेल कर चुकी थी। किडनी की समस्या थी, उनको बीमार रहते थे। इसके बावजूद कड़ी धूप में जयप्रकाश नारायण निकले थे। धूप से बचने के लिए उन्होंने अपने सर पर एक तौलिया बांध लिया था। वहाँ पर पुलिस ने बहुत ज़बरदस्त लाठीचार्ज किया। जयप्रकाश जमीन पर गिर गए और हो सकता है पुलिस की लाठी से उनकी मौत हो जाती, लेकिन एक समाजवादी नेता थे दादा धर्माधिकारी, वो जयप्रकाश नारायण के शरीर पर गिर गए, उनके ढाल बन के, उनका कवच बन के गिर गए और लाठियों की जितने वार थे वो दादा धर्माधिकारी की पीठ पर लगी और जयप्रकाश नारायण को खरोंच तक नहीं आई। उस समय एक मशहूर फोटोग्राफर हुआ करते थे बिहार के, कुछ साल पहले गुजर गए, कृष्ण मुरारी किशन। के.एम. किशन ने जयप्रकाश नारायण की एक तस्वीर उतार ली थी, उसी तरह सर पर एक तौलिया बांधे हुए, गमछा बांधे हुए, और बाद में उसी तस्वीर के आधार पर इनकम टैक्स गोलंबर पर जयप्रकाश नारायण की मूर्ति लगाई गई, जिसको आप आज भी देख सकते हैं। साथियों, ये जो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन हुआ था, इसमें थोड़ी बहुत अराजकता भी फैली थी और तोड़फोड़ भी हुए थे कॉलेज में। उन दिनों कॉलेज बंद भी कर दिए गए थे। साथियों, उस समय ये जो जेपी आंदोलन था, इसका एक बहुत बड़ा केंद्र था पटना के फ्रेजर रोड में एक कॉफ़ी हाउस। ये कॉफ़ी हाउस कई साल पहले बंद हो चुका था, लेकिन उन दिनों ये बहुत जीवंत कॉफ़ी हाउस था। इसमें बड़े बड़े लोग आके बैठते थे, रामधारी सिंह दिनकर आके बैठते थे, फणीश्वर नाथ रेणु आके बैठते थे, बाबा नागार्जुन आके बैठते थे, कभी कभी पलटू राम भी पहुंच जाते थे, ये दिखाने के लिए कि थोड़ी बहुत बौद्धिकता उनमें भी है। फणीश्वर नाथ रेणु तो हमेशा एक खास जगह पर उस कॉफ़ी हाउस में बैठते थे, कोने में। उसका नाम ही लोगों ने रेणु कॉर्नर रख दिया था। और फणीश्वर नाथ रेणु के साथ हमेशा परछाई की तरह जुगनू शारदे लगे रहते थे, तो खुद एक पत्रकार थे, पढ़ने लिखने वाले आदमी थे। साथियों, जेपी आंदोलन से जुड़ी एक और आपको रोचक बात बताता हूँ। जयप्रकाश नारायण की एक रैली उन दिनों नई दिल्ली में भी हुई थी, बिहार से बाहर, और इंदिरा गांधी बहुत टेंशन में आ गई थी कि रामलीला मैदान में जयप्रकाश की रैली होगी, तो उस रैली में बहुत भीड़ न जुट जाए, वो रैली फेल होनी चाहिए, ऐसा इंदिरा गांधी चाह रही थी। तो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास पर अपने सलाहकारों की, मंत्रियों की बैठक बुलाई। उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहती कि रामलीला मैदान में जो जेपी की मीटिंग है उसमें ज़्यादा भीड़ आए। अब देखिए लोग कैसे कैसे हथकंडे अपनाते हैं राजनीति में।
तो उनके एक सलाहकार ने कहा कि जेपी की भीड़ को डिम्पल कपाड़िया ही रोक सकती है। और इंदिरा गांधी ने पूछा कि डिम्पल कपाड़िया कौन है? तो उस सलाहकार ने कहा कि पिछले साल यानी कि 73 में बॉबी फिल्म रिलीज़ हुई है, बहुत सुपरहिट फिल्म है, हिंदी फिल्म, रणधीर कपूर नहीं, ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया की फिल्म है और ये सुपरहिट फिल्म है। और उन दिनों साथियों ऐसा होता था कि हर संडे को, हर इतवार को दूरदर्शन एक हिंदी फिल्म दिखाता था, क्योंकि उन दिनों सिर्फ एक ही चैनल का ज़माना था, दूरदर्शन का। तो सलाहकार ने कहा कि यदि संडे को जब जेपी की मीटिंग चल रही हो उस समय दूरदर्शन पर हम लोग बॉबी फिल्म दिखाने लगे तो डिम्पल कपाड़िया के चक्कर में लोग घर से निकलेंगे ही नहीं। अब इंदिरा गांधी को ये बात बहुत पसंद आ गई। उस समय सूचना प्रसारण मंत्री थे वीसी शुक्ला, विद्याचरण शुक्ला। उनको तुरंत फ़ोन करके कहा गया कि आप मैडम से बात कीजिए। इंदिरा गांधी ने वीसी शुक्ला से कहा कि अगले संडे को जब जेपी की रैली होने वाली है रामलीला मैदान में, तब दूरदर्शन पर बॉबी फिल्म दिखाई जाए। वीसी शुक्ला मान गए, मैडम का आदेश था, तो बॉबी फिल्म दिखाई गई। इसके बावजूद डिम्पल कपाड़िया का जादू भी काम नहीं कर सका और जेपी की जो मीटिंग थी उसमें लाखों लोग शामिल हुए। तो ये एक रोचक बात मैंने बताई आपको। साथियों, अभी जो लोग बिहार पर शासन कर रहे हैं या जो लोग विपक्ष में भी हैं, वो सारे के सारे लगभग जो हैं वो जेपी आंदोलन की उपज हैं। लालू यादव के बारे में मैंने आपको बताया कि वे पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे। हमारे जो पलटू राम हैं वो भी उन दिनों राजनीति का ABCD सीख रहे थे। इसी तरह जो पटना साहिब के सांसद चुने गए हैं रविशंकर प्रसाद, ये भी उन दिनों छात्र राजनीति में थे। तो एक तरह से एक पूरी पीढ़ी को जेपी आंदोलन ने जन्म दिया। ये दुख की बात है कि इसमें से ज़्यादातर जो नेता थे वो भटक गए, जेपी के रास्तों से गुमराह हो गए। लालू यादव चारा घोटाला में जेल चले गए, सदा याफ्ता हो गए। पलटू राम तो पलटू राम ही निकल गए और रविशंकर प्रसाद जैसे लोगों ने सांप्रदायिक राजनीति शुरू कर दी। तो इस तरह से जेपी आंदोलन को अगर हम मुड़ के देखें तो एक तरह से विफल आंदोलन ही माना जाएगा। जेपी आंदोलन की एक ये विफलता भी थी कि कांग्रेस के विरोध में जयप्रकाश नारायण इतना अंधे हो गए कि उन्होंने RSS जैसे फांसीवादी और सांप्रदायिक संगठन को भी जेपी आंदोलन में शामिल होने की अनुमति दे दी और इससे RSS बिहार में काफ़ी फला फूला जेपी आंदोलन की ओट में। साथियों, 2005 में जब पलटू राम बिहार के मुख्यमंत्री बने तो पलटू ने ऐलान किया कि जेपी सेनानी सम्मान योजना शुरू की जाएगी और जेपी आंदोलन में जो लोग गए थे जेल, कम से कम 6 महीने उन लोग को पेंशन दिया जाएगा। और इस तरह कई सौ लोगों को वो पेंशन देना भी शुरू किया गया। इस सम्मान योजना की लोगों ने आलोचना भी की। लोगों ने कहा कि वो कोई आज़ादी की लड़ाई तो थी नहीं, एक सरकार के खिलाफ हुआ आंदोलन था, तो इसमें सेनानियों को पेंशन देने की क्या बात थी। लेकिन पलटू राम ने उस सम्मान योजना को लागू किया। लेकिन ये साल जब 2024 का साल है और स्वर्ण जयंती है जेपी आंदोलन की, तो उस समय पलटू राम बिल्कुल कुंभकर्णी निद्रा में हैं। और सबसे दुख की बात है कि जो जेपी आंदोलन से जुड़े लोग भी हैं, जो अच्छे रास्ते पर भी चल रहे हैं, अब तो बुजुर्ग हो गए 50 साल बाद, उन लोगों में भी एक उदासीनता सी आ गई है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं एक छोटी सी अपील भी करूंगा कि जेपी आंदोलन के जो जुड़े हुए लोग हैं, पलटू राम जैसे लोग नहीं, जो समर्पित कार्यकर्ता लोग हैं, वो लोग जेपी आंदोलन की स्वर्ण जयंती पर यानी 50 साल पर एक स्मारिका का प्रकाशन करें, जिसमें सरकार से कोई मदद नहीं ली जाए, आपसी सहयोग से वो स्मारिका छापी जाए, उसमें जेपी आंदोलन के संस्मरण लिखे जाएं, हमने क्या खोया क्या पाया वो लिखा जाए। वो स्मारिका भविष्य के लिए एक बहुत अच्छा दस्तावेज साबित होगी। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।